तो उसके लिए मैंने कोई कंट्री नहीं छोड़ा। मुझे उन कंट्रीज के नाम भी नहीं आते थे जिनमें मैंने अप्लाई की। रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप का विनर हूँ मैं। हम्म। एक प्राइज प्राइज विनर होता है, एक विनर होता है, तो मैं विनर हूँ उसका। लैंग्वेज टेस्ट दूंगा तो मैं इधर का पीआर के लिए एलिजिबल, यानी कि इधर 3 साल में स्पेंड करूंगा तो इसके बाद मैं इधर की पीआर दे सकता हूँ। बैचलर करने के बाद भी हम्म। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था कि मुझे जॉब मिलेगी कोई प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अच्छी जॉब। बैंक स्टेटमेंट दोबारा से शो करवाना पड़ सकती है। दूसरा, उनको M1 का रिजल्ट देना लाजमी होगा, लेकिन ये फुल सपोर्ट करते हैं कि हम आपको जॉब लगवा के देंगे। तो मोस्टली स्कॉलरशिप्स हम्म। की वो रिक्वायरमेंट होती है। आप एम्बेसी को डायरेक्ट मेल हम्म। करते हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। वो आपको प्रायोरिटी देते हैं दूसरे हम्म। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि अपॉइंटमेंट मेरे सामने ओपन होती थी, लेकिन मैं बुक नहीं करता था। और अगर आप चाहते हैं कि हम्म। आपको कोई मुश्किल ना बने इधर आके, तो फिर फ्रेंच सीख के आना, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। Hey everyone, welcome back to our channel. This is me Anam Jabbar from University's Page Visa Consultant. आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया हमारे एक स्पेशल गेस्ट ने जो अब्रॉड में स्टडीज़ कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है यूरोप में लो बजट में या स्कॉलरशिप की बेस पे पढ़ना। तो आज हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। वैसे तो मैंने अपने व्यूवर्स को आपके बारे में बता दिया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में खुद डिटेल में बताएं कि आप किस कंट्री में स्टडी कर रहे हैं और क्या स्टडी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हमाद यासीन है और मैं फैसलाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। जो मेरा बैचलर है वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया है। स्पेशलाइजेशन मेरी हुँ। है एग्रोनॉमी में, बीएससी ऑनर्स हुँ। एग्रीकल्चर। और मैं इधर हुँ। फ्रांस में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आया हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोट डेजर है फ्रांस, यूनिवर्सिटी ऑफ कोट डेजर हुँ। नीस सिटी है इधर फ्रांस में। उधर जो मेरा मास्टर्स हुँ। प्रोग्राम है वो है एमएससी बायो कंट्रोल सॉल्यूशंस फॉर प्लांट हेल्थ, जो कि रेलिवेंट हुँ। फील्ड है मेरे बैचलर्स के, यानी ये स्पेशलाइजेशन है हुँ। उसी फील्ड में, मास्टर्स में। हुँ। तो ये प्रोग्राम बेसिकली लिंक्ड है इन राय के साथ, जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट है रिसर्च रिसर्च में, एग्रीकल्चर की रिसर्च में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है इधर। और ये हुँ। साथ ये इंस्टीट्यूट सोफिया एग्रो बायोटेक है इधर, सोफिया एंटीपोलिस में। उधर मेरी क्लासेस वगैरह आती हुँ। हैं। और वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज और रिसर्च स्टेशंस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एक साथ काम कर रही हैं। तो क्लासेस हुँ। वगैरह और मेरा कोर्स वगैरह उधर सारा है। और ये 2 साल का प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम। फर्स्ट ईयर हुँ। फर्स्ट ईयर में 6 मंथ का स्टडी है और उसके बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप है। और सेकंड ईयर में भी सेम ऐसे ही है। हुँ। और उसके बाद उधर काफ़ी सारी हुँ। प्राइवेट कंपनीज भी इनके साथ लिंक हैं इस प्रोग्राम में। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हुँ। हैं कि जॉब के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसके साथ ही। और वो हुँ। ये भी कहते हैं कि आप न्यू हैं, अभी-अभी आए हैं, लेकिन आप अभी से स्टार्ट कर दें। इधर जो भी कंपनीज़ वगैरह हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके साथ जैसे मर्ज़ी आप जाएँ, मिलें, अपने रिसर्च प्रपोज़ल्स उनको दें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी जॉब भी हो सकती है इधर डायरेक्ट अभी से। मतलब हुँ। कोई पाबंदी नहीं है, कहते हैं कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, लैब्स वगैरह हैं, जाएँ आप उनके पास, उनको जाके बताएँ कि हम ऐसे न्यू स्टूडेंट्स हैं और हम आपकी लैब जॉइन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा हमाद, आप जी। बताएँ कि आपने फ्रांस को ही क्यों चूज़ किया था? क्या आपको किसी ने सजेस्ट किया था या आपकी विश थी फ्रांस जाने की? मेरी जो डिग्री है ना बैचलर्स की, वो मेरी कंप्लीट हो गई थी तकरीबन सितंबर में, 2023 हुँ। में। तो मैं तब से ही हुँ। सर्च कर रहा था। मेरा मेन टारगेट था स्कॉलरशिप्स, कि मेरी कहीं न कहीं हुँ। स्कॉलरशिप हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने कोई कंट्री नहीं छोड़ा। मुझे उन कंट्रीज़ के नाम भी नहीं आते थे जिनमें मैंने अप्लाई की। तो मैं हुँ। जो भी कोई स्कॉलरशिप देखता था, मैं अपनी प्रोफाइल चेक करता था, मैं अप्लाई कर देता था। होना या नहीं होना वो बात की बात है, हुँ। लेकिन मैं अप्लाई कर देता था। तो उनमें मेरी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स पार्शियली भी हुई
और फुली फंडेड भी हुई, लेकिन जैसी मैं चाहता था वैसी कोई स्कॉलरशिप नहीं मैं अचीव कर सका। जैसे मेरे पास स्कॉलरशिप थी, रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप का विनर हूँ मैं। एक प्राइज विनर होता है, एक विनर होता है, तो मैं विनर हूँ उसका। तो लेकिन वाओ ग्रेट। मेरा टारगेट नहीं था मैं रशिया का ना, उसमें ये था कि मेरी फीस फुली फ्री था, फी नहीं थी बिल्कुल भी। और मेरा जो एडमिशन हुआ था वो भी मॉस्को की टॉप यूनिवर्सिटी थी, RUDN। वो अभी भी मुझे मेल्स कर रही है, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मेरा थाईलैंड में हुआ था, थाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में। वो पार्शियली फंडेड दे रहे थे, तो वो भी काफ़ी महँगा पड़ रहा था। उसके साथ मेरा बेसिकली मेन टारगेट था इटली पे, कि मैंने इटली जाना है, बाकियों की तरह। तो मैंने इटली में भी अपना पूरा ध्यान मैंने इटली को दिया। मुझे फ्रांस का ना EF का पोर्टल का पता चला तकरीबन जनवरी के एंड पे, 30 जनवरी को मुझे पता चला। तो उसमें ये था कि 2 दिन रह गए थे डेडलाइन में, लेकिन फिर 7 लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने थे, सारा प्रोसीजर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इन 2 दिनों में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा, मैंने उसको छोड़ दिया, मेरा इरादा ही नहीं था फ्रांस का, मैंने छोड़ दिया कि मैंने नहीं करना। उसके बाद मैंने इटली पे फ़ोकस रखा अपना, इटली से मेरे 3 एक्सेप्टेंस लेटर भी मुझे मिले, तो मैं उनको कंटिन्यू करना चाहता था। फिर मैंने इटली की अपॉइंटमेंट भी बुक की, जबकि अभी आजकल आपको पता है कितने अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ हैं। मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर दी। मैंने अच्छा, अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले मुझे कम टेंशन थी, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझे ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे ना वो ऑस्ट्रियन एम्बेसी में पड़े अपॉइंटमेंट थे। कैंसिल कर दी थी ना? जी, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे ना वो ऑस्ट्रियन एम्बेसी में पड़े थे, क्योंकि मैं ऑस्ट्रिया का प्रोसेस भी कर रहा था साथ में। मैंने डॉक्यूमेंट्स उधर भेज दिए थे अपने वेरिफिकेशन के लिए, लीगलाइजेशन के लिए। तो मेरे उधर पड़े थे, मैंने सारे उमर को कहा कि ये मसला बन गया, मेरे तो डॉक्यूमेंट उधर पड़े हैं, मैं क्या करूँगा, मैं अपॉइंटमेंट भी बुक कर बैठा हूँ। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला था ना, मेरी बैंक स्टेटमेंट रेडी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है इटली के लिए, 6 मंथ्स ओल्ड बिल्कुल। जैसा सारे कहते हैं। जी, बिल्कुल। तो फिर मैंने बात की काफ़ी ज़्यादा लोगों से क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हो सकता है कि आपका वीज़ा ना लगे। प्रोफाइल तो मेरी ठीक ही थी, यूनिवर्सिटी भी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इटली में, ऑलमोस्ट सेकंड रैंक है उसका पूरे इटली में। तो आपका कितना फिर सीजीपीए था? मेरा CGPA 3.42 और मेरी डिग्री है बैचलर्स इन एग्रोनॉमी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो फिर मुझे वो मजबूरन उसको ना स्किप करना पड़ा। फिर मैंने जितनी ज़्यादा मैं उसको रख रहा था पास अपॉइंटमेंट को, उतना ज़्यादा मेरे लिए टेंशन बनी थी। मैंने दूसरे तीसरे दिन मैंने कैंसल करके जान छुड़वा कि मैं दोबारा बुक कर लूँगा अगर करनी हुई तो। फिर उसके बाद काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि अपॉइंटमेंट मेरे सामने ओपन होती थी, लेकिन मैं बुक नहीं करता था। उसकी वजह ये है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट अभी भी रेडी नहीं थी। तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी की। फिर मैंने देखा कि फ्रांस के काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। मैंने उधर से देखा कि इसकी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है, लोगों को 1-1 दिन में रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो फिर जाके मैंने सोचा कि मैंने गलती की है इसको मिस करके। फिर मुझे प्रोग्राम मिला, मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में ना एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी। तो सिर्फ़ 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ उस वक़्त थी तकरीबन मई में। और मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस आकने में अप्लाई किया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे कहते कि हम ना M2 में आपको रखेंगे, लेकिन हमारे पास सीट्स फिल हैं, हम आपको अगले साल बुलाएँगे। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने बोला कि नहीं मैं अगले साल नहीं आना, मैंने इसी साल आना। तो समझ लें कि मैं अभी सोच रहा हूँ मैंने गलती की है, क्योंकि उसकी फ़ीस कम थी, तो शायद हो सकता था कि मैं अगले साल उसको जॉइन करता। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट डेज़र में अप्लाई किया। तो दरअसल मैंने ना इनकी वेबसाइट पे जाके एक दफ़ा प्रोग्राम वगैरह सर्च किया था, अपनी प्रोफ़ाइल उधर फ़िल कर दी, ईमेल, जीमेल वगैरह। तो वो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि अपना न्यूज़लेटर शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दो। तो मैंने फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से, उसको बताया सारा। तो उसने बोला कि अप्लाई कर दें, मैंने अप्लाई किया। तकरीबन 1 वीक के बाद मेरा इंटरव्यू आ गया और अगले वीक मेरा 2 या 3 दिन के बाद मेरा ना एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। लेकिन मैं फिर भी अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस आके के रिस्पॉन्स का वेट करता रहा। 27th मई को ना मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ गया था इधर से। आपका यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हुआ था पहले? जी, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू तो लाज़मी होता है। फ्रांस में अगर आपने आना है
तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू लाजमी है। मुझे कैंपस फ्रांस का आइडिया नहीं है कि उस पोर्टल के थ्रू आने में यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की थी। तो फिर उन्होंने तकरीबन मेरा 20-25 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था, जिसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था, प्रोग्राम डायरेक्टर था और 2 प्रोफेसर्स थे जो इंस्टीट्यूट के थे। क्योंकि ये जो डिग्री है ना, ये रिसर्च बेस्ड है सारी। तो इस वजह से फिर उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो उन स्टूडेंट्स को रखें कि जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो। और लकीली मेरा चांस बन गया। तो फिर इसके बाद जो इसकी फ़ी वगैरह थी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम फ़ीस है ना जो, वो वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं। और जैसे आप सबको भी पता है कि फ्रांस में इटली की तरह अपॉइंटमेंट का भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने 1 मंथ तक वेट किया, फिर उसके बाद मैं एईजी के ऑफ़िस गया अपॉइंटमेंट के लिए। उधर से मैंने अपॉइंटमेंट बुक की और मुझे 5 अगस्त की अपॉइंटमेंट मिली। तब तक मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह रेडी कर ली थी और इसके लिए मैंने अपने भाई का अकाउंट यूज़ किया, उसको एज़ अ स्पॉन्सर रखा, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे और फिर सैलरी स्लिप्स वगैरह लगाना मेरे लिए आसान था। तो मैंने उस अकाउंट को एज़ अ बैंक स्टेटमेंट यूज़ किया। तो फिर एट द एंड बैंक स्टेटमेंट मेरी अपनी थी। एक तो होता है ना कि लोग रेंट वगैरह पे भी ले लेते हैं, लेकिन मेरी अपनी थी। तो वो भी मेरे बच के जो भी होता है सब, सिर्फ़ फ़ीस थी, वो भी मैंने वीज़ा लगने के बाद, वो अगर मैं चाहता तो ना भी कहता वैसे ही आ जाता इधर। लेकिन जब मेरा वीज़ा आ गया, 5 को मैंने अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट की और बाकी लोगों को 1-1 दिन के बाद रिस्पॉन्स आ रहे थे कि 1 दिन के बाद वीज़ा आ गया, 2 दिन। मेरे 3 दिन गुज़र गए और मुझे बहुत टेंशन थी कि 3 दिन हो गए मेरा वीज़ा नहीं आया। तो 10 अगस्त को तक 8 अगस्त को मेरा स्टेटस चेंज हुआ। मैं 9 को ना 9 अगस्त को एईजी ऑफ़िस पहुँच गया कि मेरा पासपोर्ट आ गया होगा। उन्होंने बोला आपको कॉल आई है? मैंने बोला नहीं, कॉल तो कोई नहीं आई। तो वो कहते हैं कि हमने कॉल करनी थी, फिर आपने आना था। तो फिर दोबारा मैं कॉल का वेट करता रहा, तो 12 को जब मैंने पासपोर्ट रिसीव किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग चुका था। फिर 1-2 दिन के बाद ही मैंने टिकट बुक कर ली, क्योंकि पाकिस्तान के हालात थोड़े ऐसे थे कि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ा डिले हो इसमें। 1 सितंबर को मेरा वीज़ा स्टार्ट था और ये 1 साल का वीज़ा है। इसके बाद ये मेरा M2 M1 है प्रोग्राम, सो 1 साल के बाद मुझे दोबारा वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा कि अगले साल में मुझे M1 का रिज़ल्ट सबमिट करना है और फिर मैं M2 के लिए वीज़ा के लिए रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। तो फ्रांस में स्टडीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं? आप स्टूडेंट्स को क्या बताएँगे कि मतलब बेनिफिट्स क्या-क्या हैं फ्रांस में? फ्रांस में स्टडीज़ के जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे जो नज़र आ रहा है ना, कि मैंने बैचलर कर दिया पाकिस्तान में और एट द एंड मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई जॉब मिलेगी, सीधी-सी बात है। बैचलर करने के बाद भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था कि मुझे जॉब मिलेगी, कोई प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अच्छी जॉब। लेकिन फ्रांस में जैसे ही हम एंटर हुए हैं, उन्होंने फर्स्ट डे से हमें बताना स्टार्ट कर दिया कि आपका ये जो प्रोग्राम है, ये आप इस जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इधर भी एलिजिबल हैं, इधर भी एलिजिबल हैं। आप इधर रिसर्चर्स के पास जाएँ, उनको बोल रहे हैं कि हमने आपके साथ रिसर्च करनी है, वो आपको हायर करेंगे, वो आपको पे करेंगे। मतलब पहले दिन से इन्होंने हमें ना ऐसी चीज़ों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया। हमने पाकिस्तान में बैचलर किया, किसी बंदे ने नहीं आके बोला कि आप उधर जाओगे तो वो आपको रख लेगी। वो बस ठीक है, पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जाओ, डिग्री होगी, तो खुद ढूँढो जाके। लेकिन ये फुल सपोर्ट करते हैं कि हम आपको जॉब लगवा के देंगे। ऐसे कह सकते हैं, लेकिन लगवा के ही तो खुद ही ढूँढना है ना। मतलब वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अगर आप इधर आए हैं तो। तो और इसका मतलब बेनिफिट ये स्टूडेंट्स है को कि प्रॉपर गाइड किया जाता है। जी, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड किया जाता है और इसकी वीज़ा रेशियो अच्छी है फ्रांस की। अभी 2026 के लिए तो बहुत बेस्ट थी। इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगी। कोई अपॉइंटमेंट का इश्यू नहीं है, अभी आप कोई वीज़ा का इश्यू नहीं है। अभी आपका कोर्स कौन-सा है? मेरा कोर्स है एमएससी बायो कंट्रोल सॉल्यूशंस फॉर प्लांट हेल्थ। ये लिंक करता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ। ये बेसिकली जो हम पाकिस्तान में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ना, ये उसको रिप्लेस करने के लिए बायो कंट्रोल मेथड हैं, लाइक बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को यूज़ करना, हार्मफुल इंसेक्ट्स के मुतबादल उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें, मतलब कि नेचुरल वेज़ को अख्तियार करना, ताकि क्रॉप की यील्ड वगैरह बेहतर हो सके और हमें सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स वगैरह और पेस्टिसाइड्स ना यूज़ करनी पड़े, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है।
तो ये काफ़ी रिसर्च चल रही है इस वक़्त ना इसमें, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि इसमें काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कंपनीज़ और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इन्वॉल्व हैं इसमें। अच्छा, हमाद आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको M1 चूज़ करना चाहिए या M2 चूज़ करना चाहिए? बेसिकली तो सब स्टूडेंट्स का मोटिव यही है कि सीधी-सी बात है कि हमने स्टडी अब्रॉड बाहर स्टडी के लिए जाना है। तो जो M1 के उनको दोनों प्रोग्राम्स में ही अप्लाई करना चाहिए, M1 में भी और M2 में भी। M2 में एडमिशन के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर उनका M2 में एडमिशन हो जाए तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। क्योंकि 1 साल का मास्टर्स है और उसके बाद उनको 1 साल का स्टडी वीज़ा मिल जाएगा और वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर M1 में भी एडमिशन होता है तो फिर भी इश्यू कोई नहीं है, उनके पास 2 साल होंगे फ्रांस में। 2 साल की स्टडी होगी और उसके बाद 1 साल का उनके पास वर्क वीज़ा होगा। लेकिन M1 में आने का थोड़ा इश्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है कि उनको M2 के लिए अप्लाई करने में एक तो उनको बैंक स्टेटमेंट दोबारा से शो करवाना पड़ सकती है। दूसरा उनको M1 का रिज़ल्ट देना लाज़मी होगा कि M1 उनका उनका क्लियर होगा तो फिर ही वो दूसरे साल में एलिजिबल होंगे इंटर होने के लिए। और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाना पड़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ना ज़हन में रखना चाहिए। और M2 में मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन गुज़र चुकी थी, तो मेरे पास ऑप्शन ही M1 का था। और उसके बाद ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ़ M1 1 में एंट्री देता है, M2 में एंट्री नहीं देते। क्योंकि M1 में ये पहले सारी बेसिक्स वगैरह क्लियर करवाएँगे आपकी, और उसके बाद M2 में आपको एडवांस लेवल की स्टडीज़ वगैरह पे लेके जाएँगे। और हम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना, वो M1 और M2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि हमारा जो बैचलर है ना, वो 4 साल का होता है, बीएस ऑनर्स, वो 4 साल का होता है। लेकिन फ्रांस में जो बैचलर है ना, वो 3 साल का होता है। तो फिर ये फ्रेंच स्टूडेंट्स को M1 में ही एंट्री देते हैं, डायरेक्ट M2 में एंट्री नहीं देते। लेकिन अगर हम कंडीशंस को मीट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, जो कि उनके प्रोग्राम के नीचे क्लियरली मेंशन होती हैं कि ये वाली हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपने ये वाले सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आप डायरेक्ट M2 में एंटर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए M1 में भी अप्लाई करना चाहिए और M2 में भी करना चाहिए। फिर जिसमें एडमिशन हो जाए और जो प्रोग्राम अच्छा लगे उसको प्रोसीड कर लेना चाहिए। अच्छा, हमाद जैसे आपको इटली की अपॉइंटमेंट मिली थी और आपने उसको कैंसिल कर दिया था, तो क्या आप स्टूडेंट्स जी। को ये सजेस्ट करेंगे कि उनको मल्टीपल कंट्रीज़ कंसीडर करनी चाहिए या सिर्फ़ एक ही कंट्री को टारगेट करना चाहिए? मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मल्टीपल कंट्रीज़ टारगेट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर मैं सिर्फ़ इटली पे रहता ना, तो मैं अभी पाकिस्तान में ही रहता। सीधी बात है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एक से ज़्यादा कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि अगर आप ये ना कर सकें तो दूसरा प्रोसीड कर लें, तो वो बेहतर रह जाएगा। एट द एंड साल के एंड पे पछताने से बेहतर है। तो मैं बस अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे उसका अजर भी मिला है कि जो जितनी मैंने कोशिश की थी ना, मैंने कोई कंट्री नहीं छोड़ा। मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई कंट्री नहीं छोड़ा, मैंने कोई स्कॉलरशिप नहीं छोड़ा। मुझे जहाँ भी लगता था कि मैं एलिजिबल हूँ, मैंने अप्लाई किया। जो मेन इश्यू आता है ना एप्लीकेशन में, स्कॉलरशिप्स में, वो ये होता है कि हमारे पास आईएलटीएस और पीटी वगैरह या टोफल वगैरह नहीं होता। तो मोस्टली स्कॉलरशिप्स की वो रिक्वायरमेंट होती है। तो समझ लें कि 100% में से ना 80% तो वैसे ही गई है आपकी आईएलटीएस वगैरह की वजह से, और मेरे पास आईएलटीएस नहीं है। फ्रांस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो हमें यूनिवर्सिटी से मिलता है ना, उसी के साथ हम अपना मास्टर्स के लिए प्रोसीड कर सकते हैं इधर। अच्छा, हमाद इटली और फ्रांस के अलावा ऐसे कौन-सी पोटेंशियल कंट्रीज़ हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? अ, ये सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जिस कंट्री में इज़िली मूव कर सकते हैं ना, उसी को टारगेट करना चाहिए। इस वक़्त अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़िनलैंड भी बेस्ट है, उधर की वीज़ा रेशियो अच्छी है, और फ्रांस की भी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है। लेकिन फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। मेरा एक दोस्त गया फ़िनलैंड में, तो उनकी ना एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, उन्होंने दुबई से जाके अपॉइंटमेंट ली थी और फिर उससे आगे प्रोसीड किया था। लेकिन फ्रांस का ईज़ी प्रोसेस है कि आपको पाकिस्तान में ही आप सारा प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हैं।
उसके अलावा जर्मनी मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उधर भी अपॉइंटमेंट का मसला बनता है कि अगर आपने स्टार्ट में ही अपॉइंटमेंट बुक कर ली तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके लिए इश्यू बनता है कि आप जर्मनी को भी प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन सीजीपीए मैटर करती है जर्मनी में। अगर आपकी सीजीपीए 3.7 से अबव है, तो आपके लिए एम्बेसी का कोई इश्यू नहीं है। आप एम्बेसी को डायरेक्ट मेल करते हैं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। वो आपको प्रायोरिटी देते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत। तो जिनका सीजीपीए 3.7 से अबव है, तो उनको जर्मनी को टारगेट करना चाहिए। अगर वो ब्लॉक अकाउंट अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उनको जर्मनी को टारगेट करना चाहिए। अदरवाइज फ्रांस एक अच्छा ऑप्शन है। इटली भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, फीस वगैरह कम है लेकिन अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा साल अगर कुछ बेहतरी आती है तो फिर अच्छा रह जाएगा वो भी। तो ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि उनको करने चाहिए? क्योंकि आप फ्रांस में पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ स्टूडेंट्स को करने चाहिए, जिसका आगे फ्यूचर में स्कोप भी है? सबसे पहले तो उनको अपना फील्ड को ही टारगेट रखना चाहिए कि जिस फील्ड में बैचलर है ना, उसी में मास्टर्स करना चाहिए उनको। हुँ, इससे ये होगा कि उनकी हुँ, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। और फ्रांस में मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि अगर आपकी ये डिग्री है तो आप कुछ जॉब के चांसेस कम है। लाइक बिजनेस के भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आईटी की भी हैं, उसके हुँ, अलावा एग्रीकल्चर की भी हैं। मेरा जो एग्रीकल्चर है मुझे ज़्यादा इसका पता है कि काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हुँ, प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हुँ, एक एक इशू बनेगा स्टूडेंट्स को कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम फ्रांस जाएँगे या यूरोप जाएँगे, उधर जाके पार्ट टाइम जॉब वगैरह करेंगे। ईज़िली हम अपने खर्चा हुँ, वगैरह मैनेज करेंगे साथ स्टडी के। तो अगर आपकी फ़ीस वगैरह काफ़ी हाई है ना, तो फिर आपके लिए इश्यू बन सकता है। हो सकता है कि हुँ, आप जो सोच रहे हैं वैसा ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि हुँ, आपको कोई मुश्किल ना बने इधर आके, तो फिर फ्रेंच सीख के आना क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। पहले मैं सिर्फ़ सुनता ही था कि हुँ, यूरोप में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जब फेस करना पड़ रहा है ना, फिर पता चलता है। अभी रिसेंटली कल मेरी एक रिसर्चर से बात हुई है। मैंने उनका प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, मैं उनके पास गया। मैंने उनको बोला कि जो आपका फ़ील्ड है ना, वो मेरे फ़ील्ड के रेलेवेंट है। मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे हुँ, अप्लाई करूँ या क्या स्किल्स होनी चाहिए? उसने बोला कि सबसे जो पहली स्किल है ना, वो है कि मैं ऐसा स्टूडेंट ढूँढ रही हूँ जिसको फ्रेंच आती हो। मैं वहाँ पे चुप होके हुँ, खड़ा हो गया कि बस खत्म हो गया कि मेरे पास फ़ील्ड का एक्सपीरियंस है, मेरा बैचलर्स में मेरी इंटर्नशिप्स हैं, तो बिल्कुल रेलेवेंट है, सारा कुछ ठीक है। बस उसने बोला कि मुझे स्टूडेंट वो हुँ, चाहिए जिसको फ्रेंच आती हो। बस उधर खत्म हो गया सारा हुँ, सिस्टम कि मैं उसको प्रोसीड नहीं कर सकता। तो मुझे हुँ, फिर कोई और देखनी इंटर्नशिप ढूँढनी पड़ेगी और अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हुँ। सारी चीज़ों को ना अपने माइंड में रखना है। आप फ्रांस की किस सिटी में? मैं फ्रांस की सिटी है नीस। हम इंग्लिश में इसको हुँ, नाइस भी पढ़ते हैं, NICE। हुँ, तो इसको हुँ, ये नीस पढ़ते हैं, नीस फ्रांस। ये है हुँ, कोट डेज़र्ट है इधर, इनका जो रीजन है, उधर है ये, हुँ, एल्प्स मैरीटाइम्स। और सिटी का नाम हुँ, है नीस, फ्रांस। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना फ्रांस का, जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता। तो कल मेरी एक पीएचडी स्टूडेंट से बात हो रही थी इधर, वो मुझे बता रहे थे कि अगर मैं अपनी 2 साला मास्टर्स इधर कंप्लीट करता हूँ, इंटर्नशिप के लिए किसी और हुँ, यूरोपियन कंट्री में नहीं जाता, जो कि मैं जा सकता हूँ अगर मैं अप्लाई करूँगा तो। और उसके साथ फिर 1 साल हुँ, का जो मेरा वर्क वीज़ा होगा, वो भी मैं ड्यूरेशन इधर फ्रांस में ही अपना स्पेंड करता हूँ, यानी कि 3 साल। तो फिर मैं 3 साल के बाद हुँ, लैंग्वेज टेस्ट दूँगा तो मैं इधर का पीआर के लिए एलिजिबल, यानी कि इधर 3 साल मैं स्पेंड करूँगा तो इसके बाद मैं इधर की पीआर ले सकता हूँ। बाकी कंट्रीज़ का नहीं मुझे पता अच्छा। लेकिन काफ़ी ईज़ी लग रहा है। बाकी एट द एंड पता चलता है कि ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिलहाल तो 3 साल के बाद हम स्टूडेंट्स जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं ना, वो अप्लाई कर सकते हैं हुँ। पीआर के लिए। आपकी स्टडीज़ के बाद के प्लान्स क्या हैं? और आपके ये जो आप कोर्स कर रहे हैं, इसको आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? फ्यूचर प्लान्स अ, कुछ लोगों के डिसाइड होते हैं, कुछ के नहीं होते और मैं हुँ, उन लोगों में से हूँ जिनके डिसाइड नहीं होते। क्योंकि मुझे नहीं पता था हुँ, कि मुझे फ्रांस में आना है। जब मेरा वीज़ा लगा, मैंने घर वालों को बताया। फिर मैंने अपने मेरे मेरे सारे दोस्तों को भी नहीं पता था कि मेरा फ्रांस का वीज़ा आ गया। मैंने टिकट करवाई है, हुँ, मैं फ्रांस में आया हूँ। फिर मैंने स्टेटस लगाया तो उनको पता चला
कि मैं फ्रांस में गया। हम्म, क्योंकि मैं एक तो झूठ नहीं बोलना चाहता था कि मैं किधर जा रहा हूँ। मुझसे लोग पूछते थे कि आप स्टडी के लिए जा रहे हो, किधर जा रहे हो? मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किधर जा रहा हूँ। हम्म, क्योंकि इटली भी चल रहा था, रशिया भी चल रहा था, ऑस्ट्रिया भी चल रहा था, साथ में फ्रांस का भी प्रोसेस चल रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि वो समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो अभी फ्यूचर प्लान ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यही रिसर्च इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। एमफिल के बाद हम्म, पीएचडी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इधर, और वो बता भी चुके हैं कि अगर आप चाहें तो आप इधर पीएचडी प्रोसीड कर लें। और ये मेरे पास एक हम्म, अपॉर्चुनिटी मेरे पास ये है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में। हो सकता है कि मैं हम्म, मास्टर्स के बाद उनमें जॉब स्टार्ट कर दूं, अगर मेरा हम्म, किसी प्राइवेट कंपनी में हो जाता है तो। जो कि मुझे लग रहा है कि हम्म, अगर मैं कोशिश करूंगा तो हो जाएगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि मैं किसी और कंट्री को टारगेट करूं। ये भी हो सकता है मैं इधर पीआर के लिए अप्लाई करूं। ये भी हो सकता है कि मैं कोई और कंट्री टारगेट करूं, जैसे यूएसए, कनाडा वगैरह। तो मैं ये नहीं हम्म, कह सकता कि मेरा ये फिक्स कोई फ्यूचर प्लान है। तो ये टाइम टू टाइम हम्म, मैनेज होगा कि जो भी बेहतर होगा। हम्म। कि कोर्स की कॉस्ट क्या है टोटल? अ, ये 2 साल का प्रोग्राम है। इसकी 1 साल की हम्म, फीस है 5,000 यूरो, 1 साल की। हम्म, तो 2 साल की हो जाएगी मेरी 10,000 यूरो। लेकिन हम्म, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है ना पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि आप वीजा लगने के बाद इसकी फीस पे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने की है। हम्म, मेरे बाकी दोस्तों ने भी, काफी लोगों ने, फ्रांस वाले जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज वाले हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं कि वीजे का वेट कर लेते हैं, जब वीजा आता है तो फीस पे कर देते हैं। जब मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे हम्म, 2 ऑप्शन दिए थे। अगर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है तो मैं इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकता हूँ, हम्म, अदरवाइज मुझे सारी की सारी फीस पे करनी थी। 2 ऑप्शन थे मेरे पास। लेकिन पाकिस्तान से हम्म, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी आम हम्म, इंसान के लिए। ये कोई बिजनेसमैन कर सकता है हम्म, जिनके पास क्रेडिट कार्ड, जी क्रेडिट कार्ड हो, क्योंकि वो पेमेंट होगी क्रेडिट हम्म, कार्ड के थ्रू। और 4-5 लाख हम्म, की सिंगल ट्रांजैक्शन हम अपने नॉर्मल कार्ड के थ्रू नहीं कर सकते। तो फिर मुझे सारी की सारी हम्म, फीस पे करनी पड़ी। तो मैं इधर आके भी कर सकता था, लेकिन मैंने पाकिस्तान से अपनी फीस वगैरह क्लियर की। उसका मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे आते ही जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई, मुझे फर्स्ट डे पे मेरा स्टूडेंट कार्ड मिल गया। मेरा हम्म, फाइनल एडमिशन लेटर था, वो मेरे पास था। और यहाँ पे काफ़ी हम्म। एक एक दोस्त था, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, जो यहाँ पे पहले से आ चुका था। फ्रांस में स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? इजीली जॉब मिल जाती है स्टूडेंट्स को? अ, आप पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर रही हैं या फुल टाइम की आफ्टर डिग्री? मतलब कौन सी जॉब्स? पार्ट टाइम जॉब की भी और आफ्टर स्टडीज जॉब की भी। तो अगर पार्ट टाइम जॉब्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर है। उसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज हम्म, आती है तो आप किसी स्टोर वगैरह, सुपर स्टोर वगैरह, मार्केट जैसे कैरीफोर है, लिटिल वगैरह है, वगैरह, या हम्म, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, इधर भी आप इजीली हम्म, जॉब फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज रिक्वायर हम्म, करते हैं आपकी। अगर आपको ये लैंग्वेज हम्म, नहीं आती तो फिर इधर कुछ रेस्टोरेंट्स आती ऐसे होते हैं जिधर जैसे इधर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं नीस में, तो उनके लिए हम्म, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई। तो हम्म, आप उनमें ही अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मसला आ जाता है आके ना लैंग्वेज बैरियर का। लेकिन लैंग्वेज के बगैर फिर हम्म, ऐसी जॉब्स मिलती हैं जिनमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे किचन जॉब्स वगैरह हम्म, हैं इधर, तो उधर आपको लैंग्वेज की ज़रूरत हम्म, नहीं होती। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं हम्म, जो हमें ज़हन में रखनी है। और उनकी वेज कम होती है। फिर जो लैंग्वेज बेस्ड जॉब्स है ना, जिधर आपको फ्रेंच आती है, उनकी वेज ज़्यादा है। जो जिधर आपको फ्रेंच नहीं आती, उनकी वेज भी कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम्म। तो आप अभी तो आप अभी फ्रांस में कोई जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहा हूँ इधर फ्रांस में ना। इधर आने के बाद मैंने आपको बताया कि इधर ना इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे फ्रेंच नहीं आती, सीधी बात है जो। हम्म, तो इधर आने के हम्म, बाद अगर तो आप रिलैक्स होके बैठ जाएँगे कि कोई मसला नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, हमारा बैंक अकाउंट हम्म, बनेगा, 15 दिन बाद उसका रिस्पॉन्स आएगा, हमारा सोशल सिक्योरिटी नंबर आएगा, तो फिर हम जॉब ढूँढेंगे। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इधर आप आएँ, आते ही सबसे पहले आप अपनी सिम परचेज़ करें इधर से फ्रांस की। उसके बाद आप अपनी सीवी बनाएँ, अपनी रेज़िडेंस वग़ैरह हम्म, कवर करें, सारा इस तरह की चीज़ें करने के बाद
सीवी बनाने के बाद बस उसको देना स्टार्ट कर दें डिफरेंट प्लेसेस पे। मैप पे लोकेशन लगाएं, जो भी आपके पास शॉप्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जो भी हैं, उधर जाएं, जाके सीवी दें, उनको बताएं कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मुझे जॉब चाहिए। तो अगर आप उनके पास कोई पोजीशन खाली होगी, वो आपको कॉल कर देंगे कि हमें बंदा चाहिए, आप आ जाएं। तो अगर तो आप इजी होकर बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा ही डिपेंड करता है स्टूडेंट की मेहनत पर और उनके स्किल्स पर भी। स्टूडेंट्स को कोई ना कोई स्किल्स आने चाहिए। स्किल्स काफ़ी मैटर करती हैं, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स में ज़्यादातर जो मैंने अभी तक देखा है, वो रेस्टोरेंट्स में ही जॉब मिलती हैं। तो अगर आपको स्किल्स सीखनी है, तो फिर 2 से 3 मंथ पाकिस्तान में लगा के आएँ। तो हमाद, हमें आप ये बताइएगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फ्रांस में रहना मतलब इजीली एडजस्ट हो जाते हैं? उनके लिए रहना मुश्किल है कि आसान है? बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट इस वजह से भी इजीली हो गया कि एक तो यूनिवर्सिटी ने मुझे रेजिडेंस का मसला सोल्व कर दिया। मैं जैसे ही इंटर हुआ हूँ इधर फ्रांस में, मेरी रेजिडेंस का मसला मुझे कोई नहीं था। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर आपके पास रहने के लिए कोई जगह है ना, जाते ही आपको मसला कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपके पास कोई रहने के लिए जगह ही ना हो, तो फिर आप किधर रहेंगे जाके? और ये भी मसला है कि ये जो रूम्स है ना, हम किसी को रख भी नहीं सकते साथ। जैसे होता है कि स्टूडेंट्स वगैरह अगर कोई और आ जाए तो आप उसको एडजस्ट कर लें, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिंगल एक बंदे के लिए एक रूम है। तो ये इनकी पब्लिक अकोमोडेशन है। हम ऐसे वो जो अगर किसी को रखेंगे तो वो इलीगल होगा, तो उसका हमें नहीं पता कि एट द एंड क्या हो सकता है। फिर जो दूसरा था कि एक पाकिस्तानी साथ ही मेरे आया, अब्दुल्ला भाई मेरे साथ आए हैं। तो सेम प्रोग्राम है हम दोनों का, उनका साथ वाला रूम है। तो फिर हम दोनों के लिए ना इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं बनी कि एक तो होता है कि आप पहली दफ़ा कहीं अब्रॉड जा रहे हैं, किसी और कंट्री जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी उदासी होती है कि यार, एक तो कई कई बार फीलिंग होती है, यार मैं किधर आ गया हूँ। पाकिस्तान बेहतर था, इधर 6 बजे उठना पड़ता है, नाश्ता खुद बनाना पड़ता है, 8 बजे बस जानी है, 9 बजे पहुँचना है, उधर से 5 बजे वापसी है। तो मैं फँस गया हूँ इधर आके। पाकिस्तान की लाइफ़ बहुत ईज़ी है, लेकिन इधर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैं कभी उनके पास जाके बैठ जाता हूँ उनके रूम में, थोड़ी देर बातें वगैरह करते हैं, कभी वो आ जाते हैं। तो इस तरह मेरा तो इधर आप और दूसरा अफ़ोर्डेबल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती हैं। लिडल वगैरह है, कैरिफोर वगैरह है, उधर से काफ़ी आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं, खाने-पीने की, ग्रोसरी की। तो वो सारी हम मैनेज कर लेते हैं ईज़ी। इस तरह की सारी चीज़ें हैं, जो हम कर सकते हैं इधर आके। मतलब स्टूडेंट्स के लिए और कोई मुश्किल नहीं होती वहाँ पे रहना, ग्रोसरी करना या इस तरह की चीज़ें मैनेज करना? जी, ग्रोसरी वगैरह मैनेज करना मुश्किल नहीं है। तो लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फिर आपके लिए थोड़ा टफ टाइम होगा। हमारा आपको ओवरऑल जो ये जर्नी है वो कैसा रहा था? फ्रांस का प्रोसेस बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से बिल्कुल स्मूथ था। और उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, सब्र से काम लेना पड़ता है कि ये इतना ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो सकता है आपके लिए। तो इस वजह से आपको साथ-साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना है। अगर आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आपने सारी इस तरह की चीज़ों को ना आपको ज़हन में रख रख के चलना है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर आपको बाकी चीज़ें भी साथ ही मैनेज करना पड़ेंगी। तो ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रह गया कि मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस नहीं करना पड़ी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी और उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी थे सारे के सारे, जो कि मैंने टाइमली कर लिए थे। तो ये मेरे लिए ना थोड़ा अच्छा रह गया। और उसके बाद सर उमर से मेरी बात वगैरह होती रहती थी, तो उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। यूनिवर्सिटीज़ पे जो कंसल्टेंट्स हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में। तो हम यूट्यूब से भी उनके वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वीडियोज़ वगैरह रिलेटेड टू फ्रांस या अदर कंट्रीज़ वगैरह। थैंक यू सो मच हमाद, आपने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला अपनी स्टडीज़ के दौरान और हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि उनको कौन-सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।